अस्सलामुअलैकुम। लेबर कॉस्टिंग चैप्टर 4। इसमें एक चीज रहती थी, लर्निंग कर्व, वो बता रहा हूं। इसका सेपरेट सवाल नहीं आता, ये डिसीजन मेकिंग में ही मिक्स होता है, इसलिए मैंने तब नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। लर्निंग कर्व लर्निंग कर्व इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर के इंडिविजुअल पे भी एक थ्योरी लगा सकते हैं और एक ओवरऑल बिजनेस पे भी लगा सकते हैं। एक वर्कर है, प्रोडक्शन वर्कर। आपने शायद कभी तंदूर पे या मोटरसाइकिल वर्कशॉप पे या बार्बर शॉप पे या टेलर, जो वर्कर हैं वो बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जो बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, अगर वो कैंची चला रहा है तेजी से, तो ये इसमें तेजी कहां से आ गई? एक्सपीरियंस से। तो जैसे जैसे वर्कर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वही काम जो पहली दफा उसने लेट से अगर 4 घंटे में किया था, तो अब एक्सपीरियंस बढ़ते 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 हो सकता है वो 2.5 घंटे में कर लेता हो। तो ये उसका एक्सपीरियंस से उसकी लर्निंग बेहतर होती जा रही है, तो उसकी एफिशिएंसी आती जा रही है। जैसे कोई सवाल जो पहली अटेम्प्ट में किया था, तो चौथी अटेम्प्ट में करते करते, अटेम्प्ट मतलब ऑटोमेटेड नहीं कह रहा, आप लोग उसको पर्सनल फील ना करें। जब पहली दफा वो सवाल किया था और फिर जब चौथी दफा सवाल किया, तो सवाल करने में जो टाइम लगता था, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, तो जब फुल फ्लैश पहला सवाल किया होगा और उसके बाद कुछ 6-7 और सवाल कर लिए होंगे, तो फिर अब आपका हाथ ज्यादा तेज चलना, क्योंकि पता है क्वांटिटी स्केड्यूल बनना है, ये कॉलम बनने हैं। वरना पहले सोचना, अच्छा ये कॉलम बनना है, ये कॉलम बनना है, फिर स्पीड बढ़ गई क्योंकि याद होना शुरू हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को लर्निंग कर्व कहते हैं, कि जैसे जैसे वर्कर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो उसका जो एवरेज टाइम पर यूनिट ले रहा है, वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अच्छा, एक्सपीरियंस से मुराद है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बढ़ेंगे ना। जैसे कोई सर्जन है, तो वो जितनी देर में कोई ऑपरेशन करने में पहली दफा उसने लगाया होगा, उसके बाद उसने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे वर्कर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अगर पहले दफा उसने टाइम लगाया था इतना, तो अब हर दूसरा यूनिट पे उसका एवरेज टाइम बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक वक्त आएगा जब वो चुटकी बजाते कर लिया करे, एक वक्त आएगा जब वो टाइम माइनस में चला जाएगा। तो ये रिड्यूस होगा जरूर, शुरू में ज्यादा तेजी से होगा, फिर स्लो होगा, और बस फिर एक लेवल पे आके ये रुक जाएगा। तो ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि वर्कर का जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता जाता है। ये कॉन्सेप्ट है लर्निंग का। तो इस ग्राफ के अलावा ये 2-4 जुमले में कहानी भी लिखनी है, तो वो भी लिख लेना जो बताई है। जब किसी वर्कर की बात कर लें तो भी, और चले पहले वर्कर वाली मिसाल देता हूं।
कि वर्कर जब एक ही काम रिपीटेटिव बेसिस पे कर रहा होगा तो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो उसका वो काम करने का टाइम कम होता जाएगा। प्रोडक्शन वर्कर जितने ज्यादा यूनिट्स बना चुका होगा, हर नया यूनिट्स बनाने में उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा और अब उसका एवरेज टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता रहेगा। ये लर्निंग कर्व होता है, ये कर्व। और ये बात एक वर्कर के लिए अप्लाई हो सकती है, पूरे बिजनेस के लिए भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि बिजनेस का भी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। अब वो अपने लोगों से काम लेने में एक्सपर्ट हो गए, तो पूरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेगी ये बात। लिख ली कहानी। चले, अब इस सब में हमारा काम क्या है स्टूडेंट का? तो कोई था होगा, कोई साइंसदान, उसने कॉन्सेप्ट दिया लर्निंग थ्योरी का, और इस थ्योरी में इसने जो बात बताई और फिर उसके जो ऊपर जो फार्मूला बना के दिया, उस फार्मूले का उम्मत को फायदा है। ये थ्योरी क्या है लिखता हूं, 2-3 लाइनें होंगी, फार्मूला बना के देता हूं। लेकिन ये थ्योरी है क्या, ये मैं आपको ना एक मिसाल से समझा रहा हूं। अगर आपने वो मिसाल लिखनी हो तो लिख लेना, ना लिखनी हो तो कोई मसला नहीं, लिख लेना, वैसे अच्छी बात है। लर्निंग कर्व थ्योरी का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इसकी कहानी थी क्या, यानी ये इंसान कहना क्या चाह रहा था, एक मिसाल से समझा रहा हूं। अच्छा, क्रिकेट समझते हैं सारे थोड़ी बहुत? रन रेट नहीं, गिल्ली डंडे की मिसालें दें, बंटे हैं। अगर 35 ओवर्स हो गए हैं और टोटल स्कोर 210 है, तो 35 ओवर तक, पहले ओवर से लेके 35वें ओवर तक मिला के सारा स्कोर टोटल किया वो 210 है। ये है टोटल रन्स पर ओवर। ये क्या चीज होगी है? अच्छा, आंसर 6 है। अच्छा, मैं पूछा था होते क्या है, चलो 6 आ गया। 6 का क्या मतलब है? रन्स पर ओवर 6 है कि ये जो 35 ओवर में टोटल 210 स्कोर हुआ है, पर ओवर, इसको रन रेट भी कहते हैं। अब इस 6 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि 35 ओवर में टोटल इतना स्कोर हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे ऑन एन एवरेज हर ओवर में 6 हुआ है, जबकि असल में हो सकता है किसी एक ओवर में भी 6 ना हुआ हो, लेकिन ये बस एक एवरेज निकाला गया है। 35वें ओवर में कितना स्कोर हुआ था, कहीं नजर आ रहा है? नहीं, ये सिर्फ इतना है कि टोटल इतने ओवर्स हो जाने के बाद, पहले से शुरू हुआ था, पहले में दूसरे में टोटल स्कोर बढ़ता गया। ये रन रेट या रन्स पर ओवर, इसका बस एक एवरेज है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 35 ओवर में 210 रन होना ये ऐसे ही है जैसे हर ओवर में 6 रन होना है। एक्चुअली हो सकता है एक में भी 6 ना हुए हों, ठीक है। ये एग्जांपल से बताता हूं। किसी वर्कर का एक डेटा निकाला गया,
जब इस वर्कर ने अपनी जिंदगी का, बल्कि क्यूम्यूलेटिव आउटपुट ये कहता हूं, क्यूम्यूलेटिव आउटपुट, टोटल क्यूम्यूलेटिव टाइम और एवरेज क्यूम्यूलेटिव टाइम पर यूनिट। अगर एक वर्कर ने जब अपनी जिंदगी का पहला यूनिट बनाया था और $40,000 सारे लग गए या कुछ बच सिर्फ चाय का था, पेस्ट्रियां कब कहा था मैंने? लो केक देखो, चले वो खाएं पेट भर के, लेकिन ये देखें भी इधर ये क्या है। जब एक वर्कर की टोटल प्रोडक्शन बस 1 यूनिट थी तो 50 घंटे में उसने वो 1 यूनिट बनाया था। जब उसने 2 यूनिट्स बना लिए तो टोटल टाइम 90 घंटे हो गया था। दूसरे यूनिट में 90 घंटे लगे। क्यूम्यूलेटिव आउटपुट मतलब जब 2 यूनिट्स बन चुके हुए हैं तो उसको टोटल टाइम फॉर दीज 2 90 आवर्स हो गया। दूसरे में कितने लगे? 40। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 यूनिट्स बन चुके टोटल 90 घंटे में, एवरेज पर यूनिट कितना? 45 ना। 90 घंटे में 2 यूनिट तो 45। और जब 1 यूनिट बना था तो एवरेज क्या था? 50 ही था, वो तो बना ही एक था। जब 3 यूनिट्स बन गए थे तो था कुछ। जब 4 बन चुके थे 45 को 0.9 करें, 40.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 162। फोर्टी 40.5 को 0.9 करिए, 36.45 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से 291.6। इसको 0.9 करें, 32. इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, 520. 0.96। अच्छा, अब ये है क्या? जैसे ये जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं जिनके स्टैट्स होते हैं कि इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, तो ये एवरेज कैसे कैलकुलेट हुआ होता है? उसकी आज तक की टोटल इनिंग्स, आज तक के टोटल स्कोर्स। अब जैसे जैसे एक मैच और होता जाएगा उसका एवरेज चेंज होता जाएगा। इसी तरह बॉलर भी ऐसे ही है। अगर बॉलर का एक एवरेज आ रहा है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो इतने रन्स पर ओवर है, ये कैसे निकला होगा? आज तक जितने उसने टोटल खेले हैं मैचेस, जितने ओवर टोटल कराए, उनमें जितना टोटल स्कोर खाया। इसी तरह एक बॉलर का एक और होता है विकेट्स का, कि उसने हर कितने रन के बाद विकेट ली है, तो ये भी कैसे कैलकुलेट हुआ होगा?
तो हर खिलाड़ी के जो स्टैट्स है वो उसके आज तक के खेले हुए मैचेस क्यूमुलेटिव, उसमें उसकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस की बेस पे निकले होते हैं। तो किसी एक वर्क, जिसने भी ये थ्योरी दी है, उसने हो सकता है किसी वर्कर को स्टडी किया हो, मुख्तलिफ वर्कर्स को स्टडी किया हो, उसने ये देखा, उसने एक इंडिविजुअल ले लिया चले कि जब उसने 2 यूनिट्स बनाए थे, यानी जब वो 2 यूनिट्स बना चुका था, तो उस वक्त इसका जो एवरेज टाइम पर यूनिट निकल रहा था वो इसका 90% था। फिर उसने इनमें और एक रिलेशनशिप देखा कि जब वो 4 बना चुका था तो उस वक्त जो एवरेज पर यूनिट निकल रहा था वो 2 बनाने वाले जितना आंसर था उसका 90% निकला। नहीं समझ आ रही ना? फिर जब वो 8 बना चुका था तो 8 बनाने पे उसका पर यूनिट जितना भी था, ये 4 बनाने पे जितना पर यूनिट था उसका 90% था। और जब वो 16 बना चुका था कुछ समझ नहीं आई, दोबारा। एक वर्कर की जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी उसका टोटल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अगर उसको एक सर्जन कहें तो जब वो टोटल 7 ऑपरेशंस कर चुका था, जब वो टोटल 8 सर्जरीज कर चुका था। एक बैट्समैन की बात करें तो जब वो टोटल 6 मैचेस खेल चुका था। तो ये क्यूमुलेटिव है, उसका हर अगले यूनिट बनाने का एक्सपीरियंस टोटल होता जा रहा है। हर लेवल पे उसका एवरेज टाइम निकाला गया। एवरेज टाइम कैसे निकाला गया? इतने मैचेस खेल लेने तक इतना टोटल स्कोर कर चुका था, तो एवरेज पर मैच दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये निकाला। ये मैंने जैसे भी आपसे कैलकुलेट करवाया वो मेरा काम था। आप सिर्फ ये देखें कि ये फिगर्स कैसे निकली हुई होगी। अच्छा, ये फिगर्स कैसे निकल रही हैं? ये तो जो यूनिट्स बनाता जा रहा है क्यूमुलेटिव, ये उसका वो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उसका टाइम नोट होता जा रहा है। जैसे खिलाड़ी का, एक बैट्समैन का स्कोर होता जा रहा है कि जैसे जैसे उसकी इनिंग्स बढ़ रही हैं उसका टोटल स्कोर कम होने लग जाएगा। नहीं बढ़ेगा है ना? तो उसका जितना टोटल एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। आज तक वो 2 यूनिट जब बना चुका था तो 90 घंटे लगा चुका था। जब उसने तीसरा यूनिट बनाया तो 3 यूनिट्स टोटल बना लेने तक उसका इतना टाइम लग चुका था। जब उसने चौथा यूनिट्स बनाया तो 4 यूनिट्स बना लेने तक उसका टोटल टाइम इतना लग चुका था। अब एवरेज कैसे निकल रहा है? ये डिवाइडेड बाय ये। पहले इन 3 कॉलम्स की फिगर्स कैसे बनी होंगी, ये बात क्लियर है या नहीं? अब ये सारा डाटा लेने के बाद उस साइंसदान ने एक ऑब्जर्वेशन की। उसने ऑब्जर्व ये किया, सब तक पहुंच गई? मेरी किधर है यार? जब ये सारा टेबल बन गया तो इस सारे टेबल पे इस साइंसदान ने तजुर्बे ये किए, अच्छा ये इससे कम है, ये इससे कम होगी, ये यानी हर अगली लाइन का जो एवरेज टाइम पर यूनिट है वो पिछली टाइम से कम है। यही तो लर्निंग कर्व है कि जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसका एवरेज टाइम पर यूनिट इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन पहली दफा बहुत तेजी से कम हुआ, 5 घंटे कम लगे। पहले यूनिट बनाने पे एवरेज टाइम 50 था, 2 यूनिट्स बना लेने के बाद एवरेज टाइम 45 हो गया। अब 3 यूनिट्स बना लेने के बाद 40 नहीं हो जाएगा, हो सकता है 43 हुआ हो, फिर उसके बाद हो सकता है 41 हुआ हो, फिर उसके बाद हो सकता है 39 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर 39 पॉइंट समथिंग। तो ये जो इंप्रूवमेंट आ रही है, इस इंप्रूवमेंट में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इंप्रूवमेंट की जो स्पीड जा रही थी वो स्लो हो जाएगी। अब जब इसको ऑब्जर्व किया तो ये गौर किया कि एवरेज क्यूम्युलेटिव टाइम पर यूनिट is reduced by a constant
percentage whenever cumulative output is doubled। यानी इसने इनमें रिलेशन ये नोट किया कि 6 यूनिट्स की, आल्दो मैंने यहां लिखा नहीं हुआ, 6 यूनिट्स जब बन चुके थे उनमें जो एवरेज टाइम निकला था इसके हाफ, जब 3 बन चुके थे और तब जो एवरेज टाइम था ये इसकी एक कांस्टेंट परसेंटेज होगी। जब 20 बन चुके थे उसके सामने जो एवरेज टाइम लिखा आ रहा है और 10 के सामने जो एवरेज टाइम लिखा आ रहा है ये उसका एक कांस्टेंट परसेंटेज रिड्यूस हो रहा होगा। जो 4 के सामने लिखा आ रहा है और जो 2 के सामने लिखा आ रहा है ये इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज कम हो चुका है, 10-10% कम होता जा रहा है, 10-10% कम होता जा रहा है। ये इसका 90 है, ये इसका 90 है। अगर वर्कर बहुत काबिल हुआ, तेजी से सीख रहा हुआ तो 10% की बजाय 15, 16, 18, 20 भी हो सकता है। उसकी लर्निंग कितनी ज्यादा है ये उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस पूरे टेबल में कोई भी लाइन देख लें 250 यूनिट्स, तो 250 यूनिट्स की लाइन में जो ये एवरेज लिखा आ रहा होगा और जो 125 की लाइन में एवरेज लिखा आ रहा होगा वो 250 वाली लाइन में लिखा हुआ 125 वाली लाइन में लिखे हुए का एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा। और ये पैटर्न उसको पूरे इसकी परफॉर्मेंस में नजर आ रहा था। तो उसने रूल ये बना लिया कि व्हेनेवर क्यूमुलेटिव आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज क्यूमुलेटेड टाइम पर यूनिट एक कांस्टेंट परसेंटेज से रिड्यूस हो चुका होगा। है जी? क्या हुआ? थेरी होती है ना, थेरी तो थेरी है कि अगर ये ना हो, अगर वो मसला ना हो, अगर वो मसला ना हो तो फिर ये होना चाहिए। ये तो थेरी है। हाँ जी, ये आगे आएगा, ये 1-2 सवाल कर लेना फिर आएगा आगे। ये हमेशा 90 नहीं होगा, ये मिसाल 90 है, हो सकता है कभी 85 है कभी, लेकिन ये नहीं होगा कि इधर 90 था फिर 80 होना शुरू हो गया। नहीं, एक वर्कर के हिसाब से या एक बिजनेस के हिसाब से ये कांस्टेंट ही है, तभी तो ये थ्योरी है। हाँ, ये जरूर होगा कि एक वक्त के बाद इंप्रूवमेंट मजीद नहीं आएगी, लेकिन वो 2-3 सवालों के बाद कराऊंगा। तो इसने इस थ्योरी को देने के बाद कॉम के लिए एक फार्मूला बनाया, y इज इक्वल टू a x की पावर b। अब ये y क्या है और a क्या है और x क्या है और b क्या है? x तो हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स ही हैं। अब इस फार्मूले के अंदर y है, ये y है, एवरेज क्यूम्यूलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। यानी अगर y 36.45 की बात हो रही है तो x कितना है? नहीं, मैंने सवाल सही नहीं पूछा। अगर x 8 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36.45। अगर x की जगह 4 रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा। तो y है ये किस लाइन वाला, वो x है। और a क्या है? ABC शुरू होती है a से, A-B-C-C स्टार्ट 50 टाइम
taken for first unit. अच्छा, और a भी हो गया, x भी हो गया, y भी हो गया। x किधर हो गया? वो तो मैंने बता दिया ना कि यूनिट्स हैं। b, इस मिसाल में ये जो 90 है ना, कोई भी इनमें से, इसको कहते हैं लर्निंग रेट, लर्निंग का रेट। तो b इज इक्वल टू LOG, लर्निंग रेट, डिवाइडेड बाय LOG 2। कैलकुलेटर पे लॉग का एक बटन होगा और आप लॉग प्रेस करेंगे तो एक ब्रैकेट खुल जाएगा। पहले सब लोग ये चेक कर लें कि कैलकुलेटर चलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें से कोई एक ले लेते हैं, चलो 8 ले लेते हैं। ए क्या आएगा? ए 50, x अगर 8 रख लें तो ये आ गया 8। b क्या निकलेगा? लॉग, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 90 नहीं लिखेंगे, 0.9 लिखेंगे, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय लॉग 2। अच्छा, इसमें या तो आप कैलकुलेटर के ऊपर सारा चला दें, या एक और काम यह है, क्योंकि आपको ये बी अक्सर गिवन हुआ करेगा सवाल में, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। इसका आंसर बताएं क्या है? -0.152। 3 डेसिमल तक ले लेना है, 3 डेसिमल तक लिया जा रहा होता है। और अब इसको फार्मूले में रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 50 इंटू 8 की पावर ये। बेटे एक चाय और ला दो। 50 इंटू 8 की पावर ये। अच्छा, इसमें एक अकल अज्यूम, ये x की पहले पावर लेंगे फिर a से मल्टीप्लाई होगा। पहले पावर सॉल्व होती है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। पहले x की पावर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर तो कर लेगा, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिख रहे होंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट तोड़ तोड़ के लिखता हो, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, इस फार्मूले से कौम की खिदमत क्या हुई? इस फार्मूले से कौम की खिदमत यह हुई कि अगर हमें 50 पता हो और लर्निंग रेट पता हो तो हम उसके 346 यूनिट्स की लाइन तक भी पहुंच सकते हैं। हम किसी भी वर्कर के बारे में उसकी कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि जब वो इतने यूनिट्स बना चुका होगा तब एवरेज टाइम क्या चल रहा होगा। तो ये इसका फायदा है कि हम एक्स में कुछ भी रख के उस रेलिवेंट लाइन का वाई निकाल सकते हैं। लिखें सवाल। लर्निंग थ्योरी यही है। अब इसके सवालों की वैरायटियों से ही आपको पता चलेगा कि क्या मकसद है इसकी जिंदगी का।
ये सारा नोटेड तो मैं सवाल लिखा हूं। हाँ जी, यहां तक नोटेड। चले सवाल लिखें। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 30 आवर्स, 30 घंटे। अच्छा, एक और बेसिक अकल की बात, अगर ये पता है और ये पता है तो ये पता चल सकता है, ठीक। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 30 आवर्स, लर्निंग रेट 95%। अच्छा, कैलकुलेटर पे ही पूरा सॉल्व कर दें वो भी ठीक है, या आप ऐसे कर लें, क्योंकि पावर है ना तो राउंडिंग ऑफ का फर्क काफी आ जाएगा। वैसे कोई मसला नहीं राउंडिंग ऑफ का फर्क, लेकिन आप इसकी आदत रख लें कि पहले बी सॉल्व कर लें, फिर उसका जो आंसर आए वो 3 डेसिमल तक लेके फिर ये फार्मूला लगा लें। तो लर्निंग रेट 95% है। हाँ, एक बात और, वैसे तो बता चुका, रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1, 2, 4, 8, 16, 32 सिर्फ इन पे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? नहीं, सब पे लग रहा है। यानी जो लाइन नंबर 66 में आ रहा होगा वो किसका 90% होगा? जो 33 में आ रहा होगा। क्या लिखवाया? हाँ, रिक्वायर्ड है टोटल क्यूमुलेटिव टाइम, टोटल क्यूमुलेटिव टाइम आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 75 यूनिट्स। अच्छा, ये फार्मूला ना बेशक कॉन्सेप्चुअली बनाया गया है व्हेनेवर इट इज डबल्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑड नंबर्स पे नहीं लग सकता। 75 पे कैलकुलेट हो सकता है, ये नहीं कि आपके नहीं 75 पे तो हो नहीं सकता, मैं 76 करूंगा तो हो सकता है। x 75 39 कुछ भी हो सकता है। टोटल टाइम पूछा है मैंने, टोटल टाइम पूछा है मैंने। हाँ जी, y इज इक्वल टू 30 इंटू 75 पावर माइनस 21.80, और अब टोटल आ जाएगा 21.80 इंटू 75। राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने इसको कैलकुलेटर के ऊपर ही चलने दिया होगा, उसका आंसर थोड़ा बहुत फर्क आ गया होगा, कोई मसला नहीं है। और लिखें सवाल। ये 1635 समझ आया? बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024। अच्छा, इस फार्मूले में ए क्या है? पहले यूनिट में कितना टाइम? आज सुबह जो उस वर्कर ने काम शुरू किया उसके पहले यूनिट में, फिर
जब वर्कर ने पहला जिंदगी में यूनिट बनाया था वो। ए है स्टार्टिंग फ्रॉम वो वेरी फर्स्ट। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स। टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल, टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल, टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 23 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। यानी जिस वर्कर या जिस बिजनेस की बात हो रही है 31 दिसंबर 23 तक वो 120 यूनिट्स बना चुका हुआ था और 2024 में 45 यूनिट्स और बनाने हैं। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 40 घंटे। लर्निंग रेट 90%, 90%। फिर पूछ रहा हूं ए से क्या मुराद है? जो पहला यूनिट बनाया था वो। तो ध्यान से, रिक्वायर्ड है आपसे टोटल बजटेड आवर्स फॉर 2024, टोटल बजटेड आवर्स फॉर 2024।
हाँ जी, 7 है 7-1, अच्छा, और 2-4, अच्छा, और 8-2-8, और 1009, और 869, और है 869, ठीक है, हाँ जी, 3037, अच्छा, हाँ जी, ये 719, हाँ जी, और कोई 897, अच्छा, चले, ठीक है, काफी है। पता नहीं इनमें से कोई भी सही है कि नहीं, पता नहीं, मैंने तो वैसे ही भी लिखे हैं। इसकी हाइट ये मैंने मेजर कर ली, कहां से है, स्टार्ट कहां से किया, जमीन से, और ये इधर फिक्स है, इधर, ये इधर, ये इस मैंने बोर्ड की यहां तक हाइट मेजर कर ली इसकी, अच्छा, ये वहां से शुरू हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 सारे सेंटीमीटर यहां तक चल रहे हैं इधर। इस बोर्ड की चौड़ाई मेजर करनी है इससे, नहीं हो सकती ना, क्यों, तो फिर ये मेजर कर लें, और ये मेजर कर लें, और फिर डिफरेंस ले लें। क्यों करना पड़ा ये है, नहीं समझ आई, स्टार्ट वहीं से हो रहा है, तो आप ये पोर्शन मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट वहां से होगा। जब भी मेजर करेंगे इंची टेप से, वो वहां से स्टार्ट होगा। तो आपके पास एक हल ये है कि वहां से स्टार्ट करके यहां तक मेजर कर लें, और यहां से स्टार्ट करके यहां तक मेजर कर लें, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लें। क्यों करनी पड़ी है मजबूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वहां से। तो इस फार्मूले में ए क्या है, वो पहला यूनिट। जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले ने अपना काम शुरू कब से करना है, वही फर्स्ट यूनिट पे जो 40 घंटे लगे थे। तो जिन मासूम लोगों ने x इजिकल टू 45 रखा है, 45x रखा है किसी ने, तो उससे क्या हुआ कि वो जो आंसर निकला वो पहले 45 का निकला। आप x में जो भी रखेंगे वो पहले वाले होंगे, क्योंकि ये फार्मूला शुरू हमेशा a से कर रहा है। तो हमें अगर 45 लेने हैं, वो जो 2024 में 45 बनने हैं, तो ये जमीन है, हमें इस बोर्ड की चौड़ाई नापनी है। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का, फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो 45 यूनिट्स का टाइम निकलेगा। पिछले साल तक कितने टोटल बन चुके थे, ये 45 भी बन जाएंगे तो 165 हो जाएंगे। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। ए क्या है, 40, 120 पावर माइनस 0.152। अच्छा ठहरे, मैं इसको जरा साफ सुथरा करके सॉल्व कर दूं।
एक हमें करना पड़ेगा x 120 रख के, y इज इक्वल टू 40 इंटू 120 पावर 0.152। इसका आंसर आ जाएगा 19.32। और हमें टोटल फॉर 120 यूनिट्स के लिए 19.32 को 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2318 पॉइंट। अच्छा, इसमें ना खास तौर पे इस टॉपिक में मुझे जो भी कैलकुलेशन बताए वो उसका आंसर बताना जो सामने लिखा हुआ है, वरना बाद में ना लोग कैलकुलेशन पे मैच करते रहते हैं, हमारा तो वो आंसर ही नहीं आ रहा जो टेबल पे। तो 19.32 इंटू 120, 2318, और एक बार रखेंगे x इज इक्वल टू 165। क्योंकि स्टार्ट यहां से होना है ना, इसलिए हमेशा नीचे से काउंटिंग शुरू करेगा। तो नीचे से लेके यहां तक काउंट करेंगे, नीचे से लेके यहां तक काउंट करेंगे, दोनों के डिफरेंस से इस बोर्ड की विड्थ निकलेगी। 40 इंटू 165 पावर 0.152, 18.41। तो टोटल फॉर 165 हो जाएगा 18.41 इंटू 165, 3037.65, और इनका डिफरेंस लेंगे तो बजटेड आवर्स आ जाएंगे। $45 यूनिट्स जो बनाने हैं उनके बजटेड आवर्स आ जाएंगे 3037.65 माइनस 2318.40, 71.25। ये है जी। बताएं इसमें क्या नहीं समझ आया? नहीं आया अभी भी? नहीं अभी भी नहीं समझ आया, ये पूछ। चलें और लिखें सवाल, कर लें इसको नोट और सवाल लिखें। ठीक है, नोटेड। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 23
130 यूनिट्स, 130 130 यूनिट्स। लर्निंग रेट अच्छा चले नहीं, लर्निंग कोफिशिएंट, लर्निंग कोफिशिएंट -0.152, यानी आपको मैंने बी बता दिया, -0.152। और टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 40 आवर्स। बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड मटेरियल कॉस्ट ₹300 पर यूनिट, ₹300 पर यूनिट, 300 पर यूनिट। बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट ₹120 पर यूनिट, ₹120 पर आर, सॉरी पर आर, पर आर, ₹120 पर आर। FOH 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपसे रिक्वायर्ड है बजटेड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हमने 2024 में 50 यूनिट्स बनाने का बजट किया है, इसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दें आप अभी।
अरे इतनी देर का तो नहीं है सवाल यार। कितनी देर लगी सवाल करने में? 3 मिनट, 5 मिनट? तो बस आपको 1 2 3 4 सवाल करा के छुट्टी बस। एक बार x रखेंगे 130 और एक बार 180 40 130 8 0 9 19.09 into 130 24817 और 40 इंटू 180 पावर ये 18.17 3270.6 और इन दोनों का डिफरेंस लें 788.9। और पूछा था मैंने बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट मटेरियल 300 रुपए इंटू 50 यूनिट्स 15,000
डायरेक्ट लेबर 120 इंटू 788.9 94668 और FOH इसका 50% 47334 157002। लर्निंग कर्व में को बहुत मुश्किल। चलिए अब एक एग्जाम नोट लिखें या वैसे ही अंग्रेजी लिख लें। कर लें नोट कर लें। इसका मतलब नहीं किया है। ओके कौन सी क्लास की है? कौन सी क्लास है? सील पढ़ने आगे कॉस पढ़ने नहीं आए। एक अंग्रेजी ये लिख लें, बल्कि समझ लें पहले। अगर वर्कर एक वक्त में 1 यूनिट बना रहा है तो ये अब तक वो बात हो रही थी, लेकिन एक वक्त में जैसे अगर बेकरी में बिस्किट्स बन रहे हैं तो एक एक बिस्किट नहीं बनता होगा, एक ट्रे में बहुत सारे बिस्किट्स लगेंगे। जैसे जलेबियां अगर तलते देखी हो कभी, तो एक एक जलेबी वो तलेगा, फिर उसको उठा के रखेगा, फिर दूसरी जलेबी डालें, एक एक पकोड़ा, एक एक समोसा, तो पूरा बैच बन रहा होता है। जैसे अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर पे भी चलो अगर लर्निंग कर्व लगा लें आलो केस पे उल्टा ही लगता है। जितना टीचर पुराना होता जाता है उतना ही ज्यादा पढ़ाता है, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर चलो लगा लें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो टीचर का एक वक्त में पढ़ाना एक स्टूडेंट को तो नहीं हो रहा, यानी टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ नहीं चेंज हो रहा होगा, नंबर ऑफ बैचेस के साथ हो रहा होगा। तो अगर आपको सवाल में प्रोडक्शन बैचेस में बताई हुई है, अगर प्रोडक्शन हुआ करती है बैचेस में, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैचेस में है, तो फिर इस लर्निंग के फार्मूले में x नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होगा, नंबर ऑफ बैचेस होगा। तो फिर इस फार्मूले में x नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, नंबर ऑफ बैचेस है, क्योंकि अब उसका जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा वो हर नए यूनिट नहीं, हर नए बैच में बढ़ रहा होगा। तो इस फार्मूले में x में नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। अच्छा, अब एक काम ये करें, सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, सेम, सब सेम है। सिर्फ चेंज ये है कि यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जी,
क्वेश्चन है अगला कि सेम डाटा है, पिछले क्वेश्चन वाला सब कुछ सेम है एक्सेप्ट यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 10 units each, 10 units each. और वो जो आपको मैंने ए दिया हुआ है, पहले क्या दिया था 40 आवर्स पर फर्स्ट यूनिट का टाइम बताया था ना, तो अब लिख लें टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच वाज 70 आवर्स, 70 घंटे। चलें करें, सेम रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स वगैरह सब वही है, मैंने सिर्फ ए चेंज कर दिया है और ये कहा है कि प्रोडक्शन एक एक यूनिट करके नहीं होती, बैचेस में होती है और एक बैच में 10 यूनिट्स बन रहे होते हैं, बाकी सब वही है। ए चेंज किया मैंने और अब नंबर ऑफ यूनिट्स बैचेस में बनने हैं। क्या जी, लेबर को पैसे तो परार ही देंगे ना। सवाल की बाकी इंफॉर्मेशन वही है, सिर्फ मैंने ए चेंज किया है और ये कहा है कि प्रोडक्शन 10-10 यूनिट्स के एक बैच में होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अंग्रेजी सब वही है।
10-10 एक बैच में, तो 130 यूनिट्स का मतलब है 13 बैचेस बने थे। पहले बैच पे टाइम 70 लगा था, 45.7.40 और 13 बैचेस का टोटल टाइम 616.2। फिर जब हम 50 यूनिट्स और बना लेंगे, मतलब 5 बैचेस, तो टोटल 18 बैचेस हो जाएंगे, 45.11 और टोटल 18 बैचेस का 45.11 इंटू 18 811.98। तो टोटल 50 यूनिट्स यानी 5 बैचेस के टोटल घंटे लगेंगे 195.78। अच्छा, अब ये 195.78 क्या है? रुपए हैं, बंदे हैं, कुर्सियां हैं, क्या है? ये आर्स हैं पर यूनिट, पर बैच। बस टोटल आ गए, ये कोई पर पूरा नहीं है, अब बस टोटल आ गए। अब तो टोटल इतने घंटे लगेंगे 23 FOH 11747। अच्छा, यहां पर मैं 50 ही लिखूंगा या अब बैचेस कर दूंगा? नहीं, ये 50 ही रहेगा क्योंकि मटेरियल 300 रुपए पर यूनिट है। तो सवाल यूनिट्स की बजाय बैचेस में भी हो सकता है। और लिखें सवाल, उसको कर ले नोट और सवाल लिखें। हैं? क्या हो गया? कौन सी क्लास है? इसी रूम में? हाँ, तो मैं निकलूंगा तो आएंगे ना। किन टीचर की है? कोई बात नहीं। बस सिर्फ 3 सवाल, ओनली 3, जिनमें से एक बहुत छोटा सा है, तो मेन 2 ही रह गए। टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 23, टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 23 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 60 यूनिट, नहीं 60 55, ठीक है, चलें 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स।
और लर्निंग रेट 90%, 90%। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, $50 घंटे। और क्या रहेगा? ए बता दिया और लर्निंग रेट भी बता दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड है, मुझसे ही रिक्वायर्ड है, बजटेड लेबर आवर्स फॉर 2024 इफ learning will stop, if learning will stop after सलाम। बात सुनना, नहीं बेटे इसको बुला, मैंने एक चाय और कही थी, खुद बना दे यार, यहाँ बना दो, लेकिन दे दो यार, अभी दे दो हैं। आयाज साहब कह रहे हैं सर करें, कोई मसला नहीं। अरे नहीं इतनी देर नहीं यार, बस 11:28 तक। बजटेड क्या कहा है? इफ लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स मुझसे रिक्वायर्ड है। पिछले साल तक कितने बने थे? 200। तो एक तो x रखना पड़ेगा 200। ए 50 इंटू 200 पावर पॉइंट 22.346। $90? नहीं यार, मैंने 85 भी बोला था, कोई 95 भी बोला था। नहीं वो तो चलो चेंज कर लें, 90 बुरा लग रहा है, चेंज कर लें। मैंने एक 95 वाला भी तो किया था, वो 0.07 शायद आया था। टोटल फॉर 200 यूनिट्स 22.35 200 440। बजट प्रोडक्शन कितनी है? 60 यूनिट्स। तो अब एक्स क्या रखें? अगर हमने यहां 260 रख लिया ना, तो फॉर्मूला थोड़ी कहेगा क्या कर रहे हो भाई, वो तो आंसर निकाल देगा। लेकिन हमारे यहां 260 रखने का मतलब होगा कि 260 यूनिट्स तक भी इंप्रूवमेंट होती जा रही है।
देखें आप x जो भी रखेंगे ना, फार्मूला तो उसका आंसर निकाल देगा, फार्मूला तो इस बेस पे चलेगा कि इंप्रूवमेंट 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 होती जा रही है, जबकि हमें पता है कि 240 के बाद इंप्रूवमेंट नहीं होनी है, तो हम इस फार्मूले में 240 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो जहां लर्निंग स्टॉप हो जाएगी हम x उससे ज्यादा नहीं रख सकते, रख भी लेंगे तो फार्मूला तो आंसर निकाल देगा लेकिन वो गलत होगा, तो हमें इसको रखना पड़ेगा 240। 50 इंटू 240.152 21.74 और टोटल फॉर 240 यूनिट्स 21.74 इंटू 240 5217.6। अच्छा, बैचेस वाला सवाल समझ आ गया ना? मतलब बैचेस होगा तो क्या होगा, मतलब अगर चलो हम यही सवाल कहते जी 20-20 यूनिट्स के बैचेस होते हैं तो ये 10 बैच आ जाते हैं, और फिर मैंने कहा होता लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर 12 बैचेस, मैंने फिर ये कहा होता, तो x बस बैचेस हो जाएंगे, ठीक है ना? अभी इस वक्त अगर इनका डिफरेंस ले लिया तो वो कितने यूनिट्स का टाइम आएगा टोटल? वो तो 40 का आएगा, हमने तो 60 बनाने हैं, तो बाकी 20 क्या? अच्छा, वो जो बाकी 20 हैं, यानी 200 बनाए थे पिछले साल तक, 31 दिसंबर 23 तक, हम बनाना चाहते हैं 60, लेकिन 40 बनने पे लर्निंग रुक जाएगी, तो लर्निंग रुकने का मतलब है कि वो उसके बाद फिर भूलना शुरू हो जाएगा, यानी फिर सुस्त होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगी। यानी सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड टाइम किस यूनिट का होगा? 240th यूनिट का, 240वें यूनिट का। तो 240वें यूनिट का टाइम कितना है? नहीं, ये जज्बाती आंसर है, ये 240वें यूनिट का टाइम नहीं है। अगर 35 ओवर हो जाने के बाद, 35 ओवर हो जाने के बाद रन रेट 6 है, तो मतलब 35वें ओवर में 6 रन पड़े? नहीं, ये है 240 यूनिट्स बन जाने के बाद एवरेज ये होगा, 240वें का टाइम तो ये नहीं है। 240 के बाद जो 20 बनेंगे उनमें से हर एक में उतना ही टाइम लगेगा जितना 240वें में लगेगा। 240वें में कितना लगेगा? कैसे? शाबाश। अब हमें ना एक बार x को रखना पड़ेगा 239। देखें, ये टोटल टाइम का डिफरेंस कितने यूनिट्स का टाइम है? 200 और 240 के दरमियान जो 40 है, ये उनका टोटल टाइम है। तो अगर 240 और 239 रख के टोटल का डिफरेंस लेंगे तो वो उस 240वें यूनिट का टाइम निकलेगा। y इज इक्वल टू 50 इंटू 239.152 21.5। अच्छा, बेशक थोड़ा सा फर्क है लेकिन है, और टोटल फॉर 239 यूनिट्स आ जाएगा 21.75 इंटू 239 5198.25। इनका डिफरेंस कितना? 747.6 और इनका डिफरेंस 19. ये 19.35 क्या है? 240वें यूनिट पे इतना टाइम लगेगा। तो अब हम अगर बजटेड आवर्स निकालेंगे तो वो ऐसे निकलेंगे कि
इन 60 में से 40 यूनिट्स का टाइम 747.6 और अगले 20 का, अगले 20 में से हर एक पे टाइम 19.35 लगेगा। थ्री 4.6। तो अगर लर्निंग एक लेवल पर जाकर स्टॉप हो जाएगी तो हम x उससे ज्यादा नहीं रख सकते, एक x फिर उससे पिछला रखना पड़ेगा और ये आखिरी इंप्रूव्ड टाइम निकलेगा। यही है लर्निंग कर्व। बाकी डिसीजन मेकिंग के सवालों में आएगा, बार बार प्रैक्टिस फिर भी होगा, कुछ क्लास वर्क में, कुछ होमवर्क में। लेबर का अलग सवाल भी आ सकता है, लेकिन लर्निंग कर्व यही है। एक छोटा सा सवाल और कर दें बस, फिर लॉ पढ़ें। सवाल लिखें। टोटल टाइम टेकन for first 50 units, total time taken for first 50 units was 4500 hours. Total time taken for first 100 units, total time taken for first 100 units 7200 hours. रिक्वायर्ड है आपसे लर्निंग रेट। लर्निंग रेट बता दें।
क्या लगता है इससे पहले पोस्ट पड़ी इसको मत कर दे करती है हाँ जी कितना हाँ जी इस टॉपिक के क्वेश्चंस की पासिंग रेशियो है क्योंकि इसमें कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं इस टॉपिक में कितने इतनी रिसर्च नहीं की हुई मैंने हाँ जी डन कितना 80%। अब अगर आप इस पे ये साइंस लगाने की कोशिश करेंगे तो वो साइंस नहीं मशरती लूम बन जाएगा। इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट पे आए जो मैंने शुरू में बताया था कि जब 50 यूनिट्स बन चुके थे तो टोटल टाइम लग चुका था 45। जब 100 बन चुके थे 50 बनने पे एवरेज कितना था 100 बनने पे एवरेज कितना था 72। इस लाइन में लिखा हुआ y और इससे हाफ में लिखा हुआ y ये इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा, वही लर्निंग रेट है। ये इसका कितने परसेंट है 80%। चलो जी लर्निंग कर्व यही था और ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में ना काम आएगा ये, तो सवालों में आएगा तो प्रैक्टिस फिर होती रहेगी बार बार। ठीक है, अल्लाह हाफिज।